हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। आज हम सेकंड टर्म एग्ज़ाम में आने वाले चैप्टर्स के बारे में बात करेंगे। तो आज हम फुटप्रिंट विदाउट फिट बुक से चैप्टर नंबर 6 को लेंगे, जिसका टाइटल है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे, इसको पढ़ेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। रिचर्ड एब्राइट हैज़ रिसीव्ड द Serial Scholar Award and the Shearing-Plough Awards for Biochemistry and Molecular Biology। जो रिचर्ड्स एब्राइट है, उन्होंने बायोकेमिस्ट्री यानी कि जीव रसायन और मोलेक्यूलर बायोलॉजी और आणविक जीव विज्ञान में अपने योगदान के लिए सीरियल स्कॉलर अवार्ड और शीरिंग प्लो अवार्ड मिल चुका है। इट वाज हिज फैसिनेशन for butterflies that opened the world of science to him। उनके तितलियों के प्रति आकर्षण ने उनके लिए विज्ञान के संसार का मार्ग खोल दिया था। यानी उनका इंटरेस्ट कहाँ था? तितलियों के प्रति उनका इंटरेस्ट था, तितलियों को कलेक्ट करना, और इसी वजह से उन्होंने साइंस में अपना योगदान भी दिया है। तो आगे क्या बताया है चैप्टर में। At the age of 22, a former scout of the years excited his scientific world with a new theory on how cell work। यानी कि 22 वर्ष की जो आयु में एक पुराने स्काउट वर्ष यानी कि एक पुराने स्काउट ने वैज्ञानिक विश्व को अपने नए सिद्धांत कोशिकाएं किस प्रकार कार्य करती हैं, इसके बारे में उन्होंने उत्तेजित कर दिया था। Richard S. Albright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। जो रिचर्ड एस एब्राइट थे और उनके जो कॉलेज के एक साथी थे, उन्होंने प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस में एक लेख में इस सिद्धांत का वर्णन किया। यानी कि उन्होंने एक पेपर पब्लिश किया था जिसमें उन्होंने इस थ्योरी को उन्होंने एक्सप्लेन किया है। इट वाज द फर्स्ट टाइम दिस इम्पोर्टेंट साइंटिफिक जर्नल हैड एवर पब्लिश द वर्क ऑफ कॉलेज स्टूडेंट। यह प्रथम बार था जब इस महत्वपूर्ण वैज्ञानिक पत्रिका ने किसी कॉलेज के विद्यार्थियों का कार्य प्रकाशित किया था। In sports that would be like making the big leagues at the age of 15 and hitting a home run your first time at bat। खेलों में यह 15 वर्ष की आयु में बड़े खेल संगठन बनाने जैसा होगा, और प्रथम बार जब आप बल्लेबाजी करते हैं तो एक हिट लगाकर सुरक्षित रन लेने जैसा होगा। For Richard Albright, it was the first in a long string of a achievement in science and other fields। रिचर्ड एब्राइट के लिए यह विज्ञान और दूसरे क्षेत्रों की उपलब्धियों की एक लंबी श्रृंखला में प्रथम था। And it all started with butterflies। और यह सब तितलियों से शुरू हुआ था। यानी कि उन्होंने तितलियों के प्रति उनका आकर्षण था और तितलियां कलेक्ट करते थे, और इस तरह से उनका इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ता गया और उन्होंने साइंस में अपना इंटरेस्ट बना लिया और साइंस फील्ड में अनेक उपलब्धियां उन्होंने प्राप्त की। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रो अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग ए पेंसिल्वानिया। अपने माता पिता की इकलौती संतान एब्राइट का बचपन पेंसिल्वानिया रीडिंग के उत्तर में व्यतीत हुआ। यह पेंसिल्वानिया एक कोई उनका कस्बे का नाम है। देयर वॉज नॉट मच आई कुड डू देयर ही सेड। वहाँ ज़्यादा कुछ नहीं था जो मैं वहाँ कर सकता था। अब कौन कह रही है? एब्राइट अपने बारे में बता रहे हैं। आई सर्टेनली कुड नॉट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल विद ए टीम ऑफ वन। उसने कहा, मैं निश्चित तौर पर एक अकेले की टीम के साथ फुटबॉल या बेसबॉल नहीं खेल सकता था। बट देयर वाज वन थिंग आई कुड डू, कलेक्ट थिंग। किंतु वहाँ एक चीज़ थी जिसे मैं कर सकता था, वह थी वस्तुएं इकट्ठी करना। सो ही डिड एंड डिड ही एवर बिगिनिंग इन किंडरगार्टन। और इसलिए
उसने ऐसा किया और हमेशा करता रहा उस अपने किंडरगार्टन केजी की शुरुआत में। एब्राइट collected butterflies with the same determination that has marked all his activities। एब्राइट ने अपने उसी दृढ़ निश्चय के साथ जिसने उसकी सभी क्रियाओं को चिन्हित किया, उजागर कर दिया था, उसने तितलियों को इकट्ठा किया। He also collected rocks, fossil and coin। उसने चट्टानें, जीवाश्म और सिक्के भी इकट्ठे किए। He becomes an eager astronomer to sometimes star gazing all night। वह कभी कभी रात्रि में तारों को देखते हुए एक उत्सुक खगोल शास्त्री भी बन गए। From the first he had a driving curiosity along with a bright mind। आरंभ से ही वह एक कुशाग्र मस्तिष्क यानी कुशाग्र बुद्धि के साथ साथ एक सतत जिज्ञासा वाला व्यक्ति भी था। He also had a mother who encouraged his interest in learning। उसकी एक माता भी थी जो उसके सीखने की रुचि को प्रोत्साहित करती थी। She took him on trip, brought him telescope, microscopes, cameras, mounting materials and other equipments and helped him in many others way। वह उसे यात्राओं पर ले गई, उसे दूरदर्शी, सूक्ष्मदर्शी कैमरे, पर्वतारोहण सामग्री और दूसरे यंत्र दिलाए और उसकी कई दूसरे तरीक़ों से भी सहायता की। यानी कि एक उसकी माता ही थी, उसकी माँ ही थी जो उसकी हर तरह से हेल्प करती थी, जिसने उसको साइंस के फील्ड में बहुत सपोर्ट किया। आई वॉज हीज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। हिज मदर सैड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड फॉर हिम। अब उसकी माता कह रही है, जब तक उसने स्कूल जाना शुरू किया मैं ही उसकी अकेली साथी थी, उसके पश्चात मैं घर पर उसके लिए मित्र लेकर आती। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग टुगेदर। किंतु रात को हम इकट्ठा कार्य करते। रिचे वाज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिचे वाज इन 3rd ग्रेड। उसकी माता ने कहा कि जब उसके पिता की मृत्यु के पश्चात जब रिचर्ड को वो रिची कहती है, 3री कक्षा में था, रिची ही मेरे लिए संपूर्ण जीवन बन गया था उसके पिता की मृत्यु के बाद। सी एंड हर सन स्पेंड ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग एट द डाइनिंग रूम टेबल। वह और उसका बेटा लगभग सारी शाम भोजन कक्ष की मेज़ पर बिताते थे। इफ़ ही डिड नॉट हैव थिंग्स टू डू, अगर उसके पास करने को कुछ भी नहीं होता था, आई फाउंड वर्क फॉर हिम, मैं उसके लिए कार्य ढूंढती थी। नॉट फिजिकल वर्क बट लर्निंग थिंग्स, शारीरिक कार्य नहीं किंतु वस्तुओं को सीखने का कार्य होता था। हिज मदर सैड, उसकी माता ने कहा, ही लाइक्ड इट, वह इसे पसंद करते थे। ही वांटेड टू लर्न, और वह सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और सीखने का कार्य उसने किया भी। ही अर्नेड टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, उसने स्कूल में सबसे अधिक अंक प्राप्त किए। ऑन एवरी डे थिंग ही वाज जस्ट लाइकली एवरी अदर किड्स, हिज मदर सैड, उसकी माता ने कहा। प्रतिदिन की अन्य बातों के लिए वह और दूसरे बालकों की तरह ही था। बाय द टाइम ही वाज इन 2nd ग्रेड, जब उस समय वह 2री कक्षा में था, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड अराउंड हिज होम टाउन, सी लिस्ट बिलो। जब वह 2nd ग्रेड में था तो एब्राइट ने अपने घर के जो कस्बे के चारों ओर पाई जाने वाली तितलियों को भी इकट्ठा किया। उन्होंने तितलियों की सभी 25 प्रजातियाँ इकट्ठी कर ली थी, जिनकी सूची नीचे दी गई है। ये आप यहाँ पे सूची देख सकते हैं, नीचे सूची दी गई है। रीडिंग पेंसिल्वानिया में संग्रह की गई तितलियों की प्रजातियाँ व उप प्रजातियाँ। यहाँ पे ये जातियाँ हैं उनकी और उप प्रजातियाँ हैं। तो यहाँ पे इस टेबल में आप देख सकते हैं, जैसे गोसामर पंख वाली तितलियाँ हैं, सनाउट तितलियाँ हैं और ब्रुश फूटेड तितलियाँ हैं।
तो यहाँ पे 3 तरह की इन्होंने 3 टाइप की जो 3 प्रजातियाँ बताई है और उनकी उप प्रजातियाँ यहाँ पे दिया है, इन तितलियों की प्रजातियाँ। तो आप इनको भी पढ़ सकते हैं। तो आगे क्या बताया गया है, दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग ही सेड। उसने कहा वह शायद मेरा तितलियों का संग्रह करने का अंत होता, बट देन माई मदर गोट मी ए चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द 12 ऑफ मोनार्क एक्स। किंतु तब मेरी माता ने मुझे एक बच्चों की पुस्तक दी जिसका नाम था मोनार्क एक्स की यात्राएं। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका ओपन्ड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द एगज यंग कलेक्टर्स। इस पुस्तक ने जो यह बताती थी कि किस प्रकार मोनार्क तितलियों ने मध्य अमेरिका में प्रवास किया, उतावले युवा संग्राहकों के लिए विज्ञान का संसार खोल दिया। तो उन्होंने कौन सी बुक दी थी, आप ये बात नोट कर सकते हैं कि उनकी माता ने उसको कौन सी बुक दी थी, ये क्वेश्चन भी आ सकता है। तो कौन सी दी थी, मोनार्क एक्स की यात्राएं। तो आपने इसको याद करना है। आगे क्या बताया गया है, एट द एंड ऑफ द बुक रीडर्स वर इन्वाइटेड टू हेल्प स्टडी बटरफ्लाई माइग्रेशन। पुस्तक की समाप्ति पर पाठकों को यानी कि जो स्कॉलर थे उनको तितलियों के प्रवास के अध्ययन में मदद के लिए इनवाइट किया गया था। दे वर आस्क्ड टू टैग बटरफ्लाइज फॉर रिसर्च बाय डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कार्ट ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो कनाडा। उन्हें कनाडा के टोरंटो विश्वविद्यालय के डॉक्टर फ्रेडरिक ए अर्कार्ट के शोध के लिए तितलियों को टैग लगाने को कहा गया। एब्राइट्स मदर रोट टू डॉक्टर अर्कार्ट एंड सून एब्राइट वाज अटैचिंग लाइट एडहेसिव टैग ऑफ द विंग ऑफ मोनार्क। एब्राइट की माता ने डॉक्टर अर्कार्ट को लिखा और शीघ्र ही एब्राइट हल्के चिपकाने वाले टैग मोनार्कों की पंखों पर लगाता हुआ दिखाई देने लगा। Anyone who found a tagged butterfly was asked to send the tag to Dr. Urquhart। कोई भी जिसे टैग लगी हुई तितली मिलती है तो उसे इस टैग को डॉक्टर आर्कहार्ट को पहुंचाने के लिए कहा गया। द बटरफ्लाई कलेक्टिंग सीजन अराउंड रीडिंग लास्ट 6 वीक इन लेट समर। रीडिंग के चारों तरफ तितलियां इकट्ठा करने का मौसम गर्मियों के अंत तक 6 वीक तक चला। सी ग्राफ बिलो, आप नीचे ग्राफ देख सकते हैं जो नीचे दिखाया गया है। इफ़ यू आर गोइंग टू चेज दैम वन बाय वन यू वॉन्ट कैच एवरी मैनी। यदि आप एक एक करके उनका पीछा करने के लिए जा रहे हैं तो आप ज़्यादा नहीं पकड़ सकते। सो द नेक्स्ट स्टेप फॉर एब्राइट वाज टू रेज ए फ्लॉक ऑफ बटरफ्लाइज। इसलिए एब्राइट का अगला कदम तितलियों के झुंड में जाना था। ही वुड कैच ए फीमेल मोनार्क टेक हर एग्स। वह एक मादा मोनार्क को पकड़ लेगा, उसके अंडे लेगा एंड रेज देम इन हिज बेसमेंट थरो देयर्स लाइफ साइकिल फ्रॉम एग टू कैटरपिलर टू पुपा टू अडल्ट बटरफ्लाई। और उन्हें अपने घर के निचले तल में उनके जीवन चक्र के अनुसार उत्पन्न करेगा। अंडों से इली, इली से प्यूपा, फिर वैक्स तितली के रूप में। आप इस तरह से इसको अपने तितली के लाइफ साइकिल को भी आपने इनको पढ़ना है, याद करना है, ये पूछा जा सकता है। देन ही वुड टैग द बटरफ्लाइज विंग एंड लेफ्ट देम गो। तब वह तितलियों की पंखों पर टैग लगा देगा और उन्हें जाने देगा। For several years his basement was home to thousands of monarchs in different stages of development। कई वर्षों तक उनके घर का तल विकास के भिन्न भिन्न चरणों से गुजरती हजारों मोनार्कों का घर बन गया था। तो आप इस जो नीचे देख रहे हैं, ये जो टेबल दी हुई है, इसमें आपने इनको देखना है। नंबर एंड काइंड्स ऑफ बटरफ्लाइज कलेक्टेड इन 6 वीक। उन्होंने बहुत सी नंबर ऑफ काइंड्स बटरफ्लाइज को कलेक्ट किया था इन 6 वीक, 6 वीक्स में। कौन कौन सी थी,
जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं, सबसे पहले क्या है, गोशामर विंग्ड, वुड निम्पस एंड स्टेयर्स, बर्स फुटेड, वाइट्स एंड स्लम्पर्स, मोनार्क स्नाउट। यहाँ पे इस टेबल को आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं। आगे क्या बताया है, इवेंचुअली आई बिगेन टू लॉस इंटरेस्ट इन टैगिंग बटरफ्लाई। परिणाम स्वरूप मैं तितलियों को टैग लगाते हुए उब चुका था। इट्स टेडियस एंड देयर्स नॉट मच फीडबैक, एब्राइट सेड। यह थकाने वाला कार्य था, एब्राइट ने कहा, और उसमें ज़्यादा परिणाम नहीं आता था। इन ऑल द टाइम आई डिडंट इट ही लाफ्ड, ओनली 2 बटरफ्लाइज आई हैड टैग्ड वर रिकैप्चर्ड। एब्राइट ने कहा, सारे समय मैंने इसे किया, मैं करता था और वह हंसता भी था। केवल 2 तितलियां जिन पर मैंने टैग लगाए थे वापस पकड़ी गई, एंड दे वर नॉट मोर देन 75 मील्स फ्रॉम वेयर आई लिव्ड। और वो भी वहाँ से 75 मील्स तक की दूरी में जहाँ मैं रहता था, वहाँ पर उनको पकड़ लिया गया था। देन इन द 7th grade he got a hint of what real science is when he entered a county science fair and lost। आगे बताया गया है, जब 7वीं कक्षा में उसे एक संकेत मिला कि असली विज्ञान क्या है, और उसने क्षेत्र के विज्ञान मेले में प्रवेश किया और वह हार गया। इट वॉज ए रियली ए सैड फीलिंग टू सिट देयर and not get anything while everybody else had won something। और यह वास्तव में एक उदास करने वाली भावना थी, वहाँ बैठना और कुछ भी प्राप्त न करना, जबकि हर किसी ने कुछ न कुछ जीता था, यानी कि प्राप्त किया था। एब्राइट ने कहा, हिज एंट्री वाज स्लाइड ऑफ फ्रॉग टिश्यूज विच ही सॉल्व अंडर ए माइक्रोस्कोप। आगे कहते हैं, उसने जब प्रवेश किया था तो मेंढक के ऊतकों की स्लाइडें थी जिन्हें उसने एक सूक्ष्मदर्शी के द्वारा दर्शाया था, यानी कि उन्होंने मेंढक की जो टिश्यूज होते हैं उनके ऊपर कार्य किया था, और इसी रिसर्च को लेकर उन्होंने उस फेयर में पार्टिसिपेशन किया था। ही रियलाइज्ड द विनर्स हैड ट्राइड टू डू रियल एक्सपेरिमेंट्स, नॉट सिंपली मेक ए नेट डिस्प्ले। उसे मालूम हुआ कि विजेताओं ने वास्तविक प्रयोग किए थे, मात्र उनका तो स्पष्ट प्रदर्शन नहीं किया था। वो कहते हैं एब्राइट कि जैसे जो विजेता हुए थे उन्होंने रियलिटी में एक्सपेरिमेंट किया था और रियलिटी में उन्होंने कुछ वर्क किया था, लेकिन मैंने तो सिर्फ एक डिस्प्ले के माध्यम से टिश्यूज़ को दर्शाया था, मेंढक के जो टिश्यूज़ थे, इसलिए मैं सफल नहीं हो पाया। और इसलिए वो लोग काफ़ी मेहनत कर चुके थे अपने फील्ड में, इसलिए उन्होंने कुछ न कुछ जीत लिया था। तो आगे क्या बताया गया है, ऑलरेडी द कॉम्पिटिटिव स्पिरिट दैट ड्राइव्स रिचर्ड एब्राइट वाज अपीयरिंग। जो पहले ही प्रतियोगिता की भावना जिससे रिचर्ड एब्राइट को प्रेरित किया प्रकट हो रही थी। आई न्यू दैट फॉर द नेक्स्ट ईयर्स फेयर आई वुड हैव टू डू ए रियल एक्सपेरिमेंट, ही सेड। अब उसने कहा, मैं जानता था कि अगले वर्ष के मेले में मुझे एक वास्तविक प्रयोग करना होगा। द सब्जेक्ट आई न्यू मोस्ट अबाउट वाज द इंस्टेक्ट वर्क आई हैड बीन डूइंग इन द पास्ट सेवरल ईयर्स। और वह कौन सा विषय लेगा जिसके बारे में मैं सबसे अधिक जानता था, वह था कीटों पर कार्य, जिसे मैं पिछले 7 वर्षों से कर रहा था। तो अब उसने एक्सपेरिमेंट किस पे करना था, कीटों पर, क्योंकि वो काफ़ी लंबे समय से 7 सालों से लगभग इसी के ऊपर कार्य कर रहा था। सो ही रॉट टू डॉक्टर अर्कार्ट फॉर आइडियाज़ एंड बैक कैम टू स्टैक ऑफ सुजेशन फॉर एक्सपेरिमेंट। इसलिए उसने डॉक्टर अर्कार्ट के विचारों और सुझावों के लिए लिखा कि आप मुझे सुझाव दें, मुझे गाइड करें, और डॉक्टर अर्कार्ट ने उसको बहुत से सुझाव भेज दिए। दोज kept एब्राइट बिजी ऑल थ्रू हाई स्कूल एंड लेड टू प्राइज प्रोजेक्ट इन काउंटी एंड इंटरनेशनल साइंस फेयर। उन्होंने एब्राइट को पूरे हाई स्कूल में के दौरान व्यस्त रखा,
काउंटी और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेलों में पुरस्कार प्राप्त करने की ओर अग्रसर किया। किसने रखा? डॉक्टर आर्कहार्ट ने उसको अनेक तरह के सुझाव दिए जिस समय एब्राइट हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। फॉर हिज 8th grade प्रोजेक्ट एब्राइट ट्राइड टू फाइंड द कॉज ऑफ ए वायरल डिजीज दैट किल्स नियरली ऑल मोनार्क कैटरपिलर्स एवरी फ्यू ईयर्स। उसकी 8वीं कक्षा की परियोजना के लिए एब्राइट ने एक विषाणु जन्य रोग के कारण का पता लगाने का प्रयास किया जिसने लगभग सभी मोनार्क सूंडियों को प्रत्येक कुछ वर्षों में मार डाला था। ऐसी एक विषाणु था, एक वायरस था जिसने बहुत सी सूंडियों को, मोनार्कों को मार डाला था। तो उसके बारे में उन्होंने जानकारी प्राप्त करनी शुरू कर दी। एब्राइट बोट द डिजीज माइट बी कैरिड बाई ए बैटल। एब्राइट ने सोचा कि यह रोग संभवतः एक भृंगुर के द्वारा लाया जाता था। ही ट्राइड राइजिंग कैटरपिलर्स इन द प्रेजेंस ऑफ बेटल्स। उसने भृंगुरों की उपस्थिति में सूंडियों को बड़ा करने का प्रयत्न किया। किसकी उपस्थिति में? भृंगुरों, यानी कि उन्होंने भृंगुरों के साथ साथ सूंडियों को भी बड़ा करने का प्रयास किया ताकि वो पता लगा सके कि रीज़न क्या था उन सूंडियों के मरने का। आई डिड नॉट गेट एनी रियल रिजल्ट ही सेड। उसने कहा मुझे कोई वास्तविक परिणाम प्राप्त नहीं हुए। बट आई वेंट अहेड एंड श्योर्ड दैट आई हैड ट्राइड द एक्सपेरिमेंट। किंतु मैं आगे की ओर बढ़ता गया और दिखा दिया कि मैंने प्रयोग करने का प्रयत्न किया था। दिस टाइम आई वोन। इस बार मैं जीत गया था। द नेक्स्ट ईयर हिज साइंस फेयर प्रोजेक्ट वाज टेस्टिंग द थ्योरी द वायसराय बटरफ्लाई कॉपी मोनार्क्स। जो अगले वर्ष उनकी जो विज्ञान मेले की जो प्रोजेक्ट था उसने जिस पे कार्य करना था वह था वायसराय तितलियां मोनार्कों की नकल करती हैं। इसके ऊपर उसने काम करना था कि भाई जो वायसराय तितलियां हैं वो मोनार्कों की नकल करती हैं। इस बात का उन्होंने ऑब्जर्वेशन करना था। द थ्योरी वाज दैट वायसराय लुक लाइक मोनार्क बिकॉज मोनार्क डोंट टेस्ट गुड टू बर्ड। सिद्धांत यह था कि वायसराय मोनार्कों की तरह दिखाई देती हैं क्योंकि मोनार्क पक्षियों के लिए ज़्यादा स्वादिष्ट नहीं होती। वायसराय ऑन देयर हैंड, दूसरी ओर वायसराय डू टेस्ट गुड टू बर्ड्स, और जो वायसराय हैं पक्षियों के लिए स्वादिष्ट होती हैं। सो द मोर दे लुक लाइक मोनार्क द लेस लाइकली दे आर टू बिकम ए बर्ड्स डिनर। इसलिए जितनी ज़्यादा वे मोनार्कों की तरह दिखाई देती हैं उतनी ही कम मात्रा में पक्षियों का भोजन बनने की संभावना होती है। एब्राइट प्रोजेक्ट वाज टू सी वेदर इन फैक्ट बर्ड वुड इट मोनार्क। एब्राइट की परियोजना में यह देखना था, यह निरीक्षण करना था कि क्या वास्तव में पक्षी मोनार्कों को खाएंगे। ही फाउंड दैट ए स्टार्लिंग वुड नॉट एट ऑर्डिनरी बर्ड फूड। उसने पाया कि स्टार्लिंग पक्षी जो कि विशेष रूप से यूरोप में पाए जाने वाला पक्षी है साधारण पक्षी वाला भोजन नहीं खाता। इट वुड ईट ऑल द मोनार्क्स इट कुड गेट। यह सारे मोनार्कों को खा लेगा यदि ये उसे प्राप्त होती हैं। एब्राइट सेड लेटर रिसर्च बाय अदर पीपल शोड दैट वायसराय प्रोबेबली डू कॉपी द मोनार्क। एब्राइट ने कहा कि दूसरे लोगों द्वारा की गई बाद की खोजें यह दिखाती हैं कि वायसराय संभवतः मोनार्कों की नकल करती हैं। दिस प्रोजेक्ट वाज प्लेस फर्स्ट इन द जियोलॉजी डिवीज़न एंड थर्ड ओवरऑल इन द काउंटी साइंस फेयर। इस परियोजना को जंतु विज्ञान विभाग में प्रथम स्थान पर रखा गया और काउंटी विज्ञान मेले में कुल मिलाकर तृतीय स्थान पर रखा गया इस प्रोजेक्ट को जो रिचर्ड एब्राइट ने अब बना था। कौन सा? जो वायसराय है मोनार्कों की नकल करती हैं। इन हिज सेकेंड ईयर इन हाई स्कूल, जो हाई स्कूल के अपने दूसरे वर्ष में रिचर्ड एब्राइट बिगेन द रिसर्च दैट लेड टू हिज डिस्कवरी ऑफ एन अननोन इंसेक्ट हार्मोन। रिचर्ड एब्राइट ने अनुसंधान प्रारंभ किया जिसने उसकी खोज को एक अपरिचित कीट के हार्मोन्स की तरफ अग्रसर किया। इनडायरेक्टली इट आल्सो लेड
to his new theory on the life of cells। अप्रत्यक्ष रूप में इसने कोशिकाओं के जीवन पर उसके नवीन सिद्धांत की ओर भी अग्रसर कर दिया। द क्वेश्चन ही ट्राइड टू आंसर वाज सिंपल। यह प्रश्न जिसका उत्तर जानने का उसने प्रयत्न किया बड़ा ही सरल था। What is the purpose of the 12 teeny gold spot on the monarch pupa? मोनार्क पूपा पर 12 छोटे सुनहरे धब्बों का क्या उद्देश्य था, तो वो उसके ऊपर क्यों होते हैं। Everyone assumed the spot were just ornamental, एब्राइट said। एब्राइट ने कहा, प्रत्येक यह अनुमान लगाता था कि ये धब्बे मात्र सजावटी हैं। बट डॉक्टर आर्कार्ट डिड नॉट बिलीव इट, परंतु जो डॉक्टर आर्कार्ट है वो इस पर विश्वास नहीं करते थे। टू फाइंड द आंसर एब्राइट एंड अनदर एक्सीलेंट साइंस स्टूडेंट फर्स्ट हैड टू बिल्ड ए डिवाइस दैट शोड दैट द स्पॉट वर प्रोड्यूसिंग ए हॉर्मोन्स नेसेसरी फॉर द बटरफ्लाइज फुल डेवलपमेंट। उत्तर प्राप्त करने के लिए एब्राइट और दूसरे योग्य विद्यार्थी जो कि बहुत इंटेलिजेंट थे, उन विद्यार्थियों को शुरू में एक यंत्र बनाना था जिसे यह दर्शाया कि ये धब्बे एक हार्मोन्स उत्पन्न कर रहे हैं जो तितली के पूर्ण विकास के लिए आवश्यक है, न कि यह उसके सजावट के लिए उसके ऊपर होते हैं। दिस प्रोजेक्ट वॉन एब्राइट फर्स्ट प्लेस इन द काउंटी फेयर एंड एंटर इनटू द इंटरनेशनल साइंस एंड इंजीनियरिंग फेयर। इस परियोजना ने एब्राइट को क्षेत्रीय मेले में प्रथम स्थान दिलाया और अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान और इंजीनियरिंग मेले में प्रवेश का मार्ग खोल दिया। देयर ही वॉन थर्ड प्लेस फॉर जियोलॉजी। वहाँ उसने जंतु विज्ञान के लिए तीसरा पुरस्कार मिला था। ही आल्सो गोट ए चांस टू वर्क ड्यूरिंग द समर एट द एंटोमोनोलॉजी लेबोरेटरी ऑफ द वाल्टर रीड आर्मी इंस्टीट्यूट ऑफ रिसर्च। उसे गर्मियों में वाल्टर रीड सेना शोध संस्थान की कीट विज्ञान प्रयोगशाला में कार्य करने का मौका भी मिला था। एज ए हाई स्कूल जूनियर रिचर्ड्स एब्राइट कंटिन्यूड हिज एडवांस्ड एक्सपेरिमेंट्स ऑन द मोनार्क प्यूपा। हाई स्कूल में एज ए जूनियर रिचर्ड्स एब्राइट ने मोनार्क प्यूपा पर अपने अग्रिम शोध जारी रखे। That year his project won first place at the International Science Fair and gave him another chance to work in that army lab during that summer। इस वर्ष उसकी परियोजना ने अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान मेले में पहला स्थान प्राप्त किया था और उसे सेना प्रयोगशाला में गर्मियों के दौरान कार्य करने का दूसरा मौका मिल गया था। In his senior year ही वेंट ए स्टेप फर्दर। जो अपने अगले वर्ष में वह एक कदम आगे निकल गया। ही ग्रो सेल फ्रॉम ए मोनार्क विंग्स इन ए कल्चर एंड श्योर्ड दैट द सेल्स वुड डिवाइड एंड डेवलप इन टू नॉर्मल बटरफ्लाई विंग स्केल्स ओनली इफ दे वर फेड द हार्मोन्स फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट। उसने इस स्थल में मोनार्क की पंख से कोशिकाएं उत्पन्न की और दिखाया कि कोशिकाएं एक साधारण तितली की पंखों में विभाजित और विकसित हो सकती हैं केवल तभी जब उन्हें सुनहरे धब्बों से प्राप्त हार्मोन से पोषित किया जाए। दैट प्रोजेक्ट वॉन फर्स्ट प्लेस फॉर जियोलॉजी एट द इंटरनेशनल फेयर। इस परियोजना ने जंतु विज्ञान के लिए अंतर्राष्ट्रीय मेले में प्रथम स्थान प्राप्त किया। ही स्पेंड द समर आफ्टर graduation doing further work at the Army lab and at the US Department of Agriculture laboratory। उसने स्नातक करने के पश्चात सेना प्रयोगशाला और संयुक्त राज्य कृषि विभाग प्रयोगशाला में आगे काम करते हुए अपनी गर्मियों की छुट्टियां द फॉलोइंग समर आफ्टर हिज फ्रेशमैन ईयर्स एट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी एब्राइट वेंट बैक टू द डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर लैब एंड डिड मोर वर्क ऑन द हार्मोन फ्रॉम द गोल्ड स्पॉट्स हार्मोन। अगली गर्मियों में हार्वर्ड विश्वविद्यालय के अपने प्रथम वर्ष के पश्चात
एब्राइट वापस कृषि विभाग की प्रयोगशाला में गया और सुनहरे धब्बों के हार्मोन्स से प्राप्त हार्मोन्स पर और अधिक कार्य किया। यूजिंग द लैब्स sophisticated instrument, he was able to identify the hormones chemical structure। प्रयोगशाला में मिश्रित यंत्रों का प्रयोग करके वह हार्मोन्स की रासायनिक संरचना को पहचानने में समर्थ था। A year and a half later, during his junior years, Ebright got the idea for his new theory about cell life। इसके 1.5 वर्ष पश्चात अपने आखिरी वर्ष में एब्राइट को कोशिका जीवन के बारे में अपने नए सिद्धांत का विचार आया। इट कैम व्हाइल ही वाज लुकिंग एट एक्स-रे फोटोज ऑफ द केमिकल स्ट्रक्चर ऑफ ए हार्मोन। यह विचार तब आया जब वह हार्मोन की रासायनिक संरचना के एक्स-रे चित्रों को देख रहा था। When he saw those photos, Ebright did not shout "Eureka" or even "I have got it"। जब उसने उन चित्रों को देखा, एब्राइट यूरेका अथवा मैंने इसे कर दिखाया नहीं चिल्लाया। बट ही बिलीव्ड दैट अलॉन्ग विद हिज फाइंडिंग्स अबाउट इंस्टेक्ट हार्मोन्स, द फोटोज गेव हिम द आंसर टू वन ऑफ बायोलॉजीज पजल्स। किंतु उसे यह विश्वास हो गया था कि हार्मोनों की उसकी खोजों के साथ ही इन तस्वीरों ने उसे जीव विज्ञान की एक पहेली का उत्तर दे दिया था। हाउ द सेल कैन रीड द ब्लूप्रिंट्स ऑफ इट्स डीएनए। किस तरह कोशिका इसके डीएनए की एक रूपरेखा पढ़ सकती है। डीएनए इज द सब्सटेंस इन द न्यूक्लियस ऑफ ए सेल दैट कंट्रोल्स हेरिडिटी। डीएनए एक कोशिका के केंद्रक में उपस्थित एक पदार्थ होता है जो आनुवंशिकता को नियंत्रित करता है। इट डिटरमाइन्स द फॉर्म एंड फंक्शन ऑफ द सेल। यह कोशिका की किस्म और कार्य को निर्धारण करता है। दस डीएनए इज द ब्लूप्रिंट फॉर लाइफ। इसलिए डीएनए एक जीवन की रूपरेखा है। एब्राइट एंड हिज कॉलेज रूममेट James R. Wong all that night drawing pictures and constructing plastic models of molecules to show how it could happen। एब्राइट और उसके कॉलेज के साथी जेम्स आर वोंग ने उस सारी रात तस्वीरें एवं अणुओं के प्लास्टिक के मॉडल बनाते हुए कार्य किया। टुगेदर दे लेटर रोट द पेपर दैट एक्सप्लेन्ड द थ्योरी। यह दिखाने के लिए कि यह किस प्रकार हो सकता है, बाद में उन्होंने मिलकर एक पत्र लिखा जिसमें उस थ्योरी को वर्णन किया गया था। सरप्राइजिंग नो वन हु न्यू हिम, रिचर्ड एब्राइट ग्रेजुएटेड फ्रॉम हार्वर्ड विद हाईएस्ट ऑनर्स, सेकंड इन हिज क्लास ऑफ 1510। जो उसे जानते थे किसी ने भी कोई आश्चर्य प्रकट नहीं किया। रिचर्ड एब्राइट ने सर्वोत्तम अंकों के साथ अपनी कक्षा के 1510 विद्यार्थियों में द्वितीय स्थान प्राप्त कर हार्वर्ड से स्नातन की परीक्षा पास की। एब्राइट वेंट ऑन टू बिकम ए ग्रेजुएट स्टूडेंट रिसर्चर एट हार्वर्ड मेडिकल स्कूल। एब्राइट हार्वर्ड चिकित्सा कॉलेज में एक स्नातक विद्यार्थी शोधकर्ता बनने के लिए गया। देयर ही बिगेन डूइंग एक्सपेरिमेंट्स टू टेस्ट हिज थ्योरी। वहाँ उसने अपने सिद्धांत को परखने के लिए प्रयोग शुरू किए। इफ़ द थ्योरी प्रोवेज करेक्ट, इट विल बी ए बिग स्टेप टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेसेस ऑफ लाइफ। यदि यह सिद्धांत सत्य सिद्ध होता है तो यह जीवन की प्रक्रिया को समझने की दिशा में एक बड़ा कदम होगा। इट माइट आल्सो लीड टू न्यू आइडियाज़ फॉर प्रिवेंटिंग सम टाइप्स ऑफ कैंसर एंड अदर डिजीज़। यह कुछ किस्म के कैंसर और दूसरी बीमारियों को रोकने के नए विचार को भी आगे बढ़ाएगा। ऑल ऑफ दिस इज़ पॉसिबल बिकॉज ऑफ एब्राइट्स साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। यह सब केवल एब्राइट की वैज्ञानिक जिज्ञासा के कारण ही संभव हो पाया है। हिज हाई स्कूल रिसर्च इनटू द पर्पस ऑफ द स्पॉट ऑन ए मोनार्क पुपा
eventually led him to his theory about cell life. उसकी हाई स्कूल की मोनार्क प्यूपा के धब्बों संबंधी खोज ने ही उसे अकस्मात कोशिका जीवन के उसके सिद्धांत की ओर अग्रसर किया है। रिचर्ड एब्राइट हैज़ बीन इंटरेस्टेड इन साइंस सिंस ही फर्स्ट बिगेन collecting butterflies, but not so deeply that he has not time for other interest. रिचर्ड एब्राइट की विज्ञान में रुचि उसी समय से थी जब उसने प्रथम बार तितलियां इकट्ठा करनी शुरू की थी, किंतु इतनी गहरी रुचि भी न थी कि उसके पास दूसरी रुचियों के लिए समय न था। एब्राइट आल्सो बिकम ए चैम्पियन डिबेटर एंड पब्लिक स्पीकर एंड ए गुड कैनोइस्ट एंड ऑल अराउंड आउटडोर्स पर्सन। एब्राइट वाद विवाद प्रतियोगिताओं व सार्वजनिक वक्ता के रूप में निपुण भी बना और वह एक अच्छी नाव खेने वाला भी बना और सभी तरह की गतिविधियों में भाग लेने वाला व्यक्ति बना। ही इज़ आल्सो एन एक्सपर्ट फोटोग्राफर पार्टिकुलरली ऑफ नेचर एंड साइंटिफिक एग्जिबिट्स। वह एक कुशल फोटो खींचने वाला भी है, विशेषतः प्रकृति और विज्ञान प्रदर्शनियों की। इन हाई स्कूल रिचर्ड एब्राइट वाज ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट। हाई स्कूल में रिचर्ड एब्राइट एक सर्वोत्तम विद्यार्थी था। बिकॉज लर्निंग वाज easy he turned a lot of his energy towards the debating and model United Nations clubs। क्योंकि सीखना बहुत सरल था, उसने अपनी काफ़ी ऊर्जा संयुक्त राष्ट्र क्लबों की वाद विवाद प्रतियोगिताओं और प्रतिमानों की तरफ मोड़ दी। ही आल्सो फाउंड समवन टू एडमायर रिचर्ड्स ए वहीरियर his social studies teacher and advisor to both clubs। उसने कुछ लोगों की प्रशंसा भी की। रिचर्ड्स ए वहेरर उसके सामाजिक अध्ययन के शिक्षक और दोनों क्लबों के उसके सलाहकार थे। मिस्टर वेहरर वाज द परफेक्ट पर्सन फॉर मी देन। श्रीमान वेहरर मेरे लिए एक संपूर्ण व्यक्ति थे। ही ओपन माई माइंड टू न्यू आइडियाज़ एब्राइट सेट। एब्राइट ने कहा, उसने मेरे मस्तिष्क में नए विचार डाले। रिचर्ड वुड ऑलवेज गिव दैट एक्स्ट्रा एफर्ट मिस्टर वेरियर सेट। मिस्टर वेरियर ने कहा, रिचर्ड हमेशा अधिक प्रयत्न करता है। वट प्लीज्ड मी वाज हियर वाज दिस पर्सन हु पुट इन 3 or 4 hours एट नाइट डूइंग डिबेट रिसर्च बिसाइड्स डूइंग ऑल हिज रिसर्च विद बटरफ्लाइज एंड हीज अदर इंटरेस्ट। मिस्टर वेरियर कह रहा है, मुझे जो बात अच्छी लगी वह यह थी कि यह ऐसा व्यक्ति था जो रात में 3-4 घंटे वाद विवाद शोध करता रहा, अपने तितलियों संबंधी शोध कार्यों और अपनी दूसरी रुचियों के साथ विवाद करता था। यह बात मिस्टर वेरियर कहते हैं रिचर्ड एब्राइट के बारे में। रिचर्ड एब्राइट वाज कॉम्पिटिटिव। मिस्टर वेरियर कंटिन्यूड बट नॉट इन ए बैड सेंस। रिचर्ड एब्राइट है जो प्रतियोगिता में भाग लेने वाला व्यक्ति था, श्रीमान वेहरर ने कहा, किंतु एक बुरे रूप में नहीं। ही एक्सप्लेन्ड रिचर्ड्स वाज नॉट इंटरेस्टेड विनिंग्स फॉर विनिंग्स सेक और विनिंग्स टू गेट ए प्राइज। उसने आगे विस्तार से बताया, रिचर्ड एब्राइट एक पुरस्कार प्राप्त करने के लिए और मात्र विजय के लिए जीतने में कभी रुचि नहीं लेता था। Rather he was winnings because he wanted to do the best job he could। इसके अलावा वह जीत रहा था क्योंकि वह यथासंभव श्रेष्ठ कार्य करना चाहता था। For the right reasons he wants to be the best। सही कारणों के लिए वह सर्वोत्तम बनना चाहता था। And that is one of the ingredient in the market of a scientist। और यह वैज्ञानिक बनने के महत्वपूर्ण कारकों में से एक है। स्टार्ट विद ए फर्स्ट रेट माइंड एड क्यूरियोसिटी एंड मिक्स इन द विल टू विन फॉर द राइट रीजन। आरंभ से ही यह प्रथम श्रेणी का मस्तिष्क जिज्ञासा का मिश्रण और सही कारणों के लिए जीतने की इच्छा का मिश्रण था। एब्राइट हैज़ दीज क्वालिटीज़। एब्राइट के पास ये गुण हैं। फ्रॉम द टाइम द बुक द ट्रेवल्स of Monarch X opened the world of science to him।
मोनार्क एक्स की यात्राएं पुस्तक के समय से जिसने उसके लिए विज्ञान का संसार खोल दिया था। रिचर्ड एब्राइट हैज़ नेवर लॉस्ट हिज साइंटिफिक क्यूरियोसिटी। रिचर्ड एब्राइट ने कभी भी अपनी वैज्ञानिक जिज्ञासा को नहीं खोया था। वह हमेशा वैज्ञानिक जिज्ञासा रखते थे और कुछ न कुछ जानने के लिए हमेशा प्रयत्न करते थे। तो इस तरह से स्टूडेंट आज की हमारा जो ये चैप्टर है द मेकिंग ऑफ ए साइंटिस्ट रिचर्ड एब्राइट के बारे में, तो मुझे आशा है कि यह आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो स्टूडेंट अगर आपको यह अच्छे से समझ में आ गया है तो आप मुझे कमेंट करें और इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट अगर आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइस। हेलो गाइस, हाउ आर यू। आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर .com पर। तो आज मैं आपको मस्ट डू सिलेबस कराऊंगा। जो भी स्टूडेंट आज तक कुछ भी नहीं पढ़ पाए हैं, जिन्होंने कुछ भी नहीं किया है, किसी चैप्टर से कुछ भी याद नहीं किया है, तो वो कम से कम एक चैप्टर से इन की पॉइंट्स को पढ़ सकते हैं, इनको याद कर सकते हैं। अगर वो बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सके तो इनको पढ़ ले तो वो पास हो सकते हैं। तो ये आपके लिए मस्ट डू सिलेबस बहुत इम्पोर्टेंट है। तो आज हम चैप्टर 7 ग्लिम्पस ऑफ इंडिया से ए बेकर फ्रॉम गोवा के बारे में पढ़ेंगे, जिसके राइटर है लूसियो रोड्रिगेज। तो आइए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले क्या बताया गया है, इन दिस चैप्टर द ऑथर गिव अस ए ग्लिम्पस ऑफ ऑल प्रोटिग्यूअस डेज इन गोवा। जो इस चैप्टर में जो ऑथर है, जो राइटर्स है, वो हमें एक झलक के बारे में बताते हैं, किसकी, अपने पुराने दिनों के बारे में। जो गोवा के उनके पुराने दिन थे उनके बारे में एक झलक पेश करते हैं हमारे सामने। वो हमें कुछ उसका वर्णन बताते हैं अपने पुराने पुर्तगाली दिनों के बारे में जो वो गोवा में रहते थे। द राइटर्स रिमेंबर्स द बेकर आल्सो नोन एज पेडेर। जो राइटर्स हैं उनको याद है जब वो बेकर्स को क्या, जो बेकर होते थे उनको क्या कहते थे, उन बेकर्स को किस नाम से और भी जाना जाता था, पडेर। पडेर नाम से और भी जाना जाता था उसके बेकर्स को। जो गोवा के बेकर्स थे उनको किस नाम से जाना जाता था, पडेर नाम से। द बेकर वाज ए फ्रेंड एंड कंपेनियन। जो बेकर होता था वो उनका फ्रेंड होता था, उनका मित्र होता था और संगी साथी होता था। ही यूज टू कम ट्विस ए डे। वह दिन में 2 बार आता था। वंस इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड एंड अगेन इन इवनिंग। एक बार तो है मॉर्निंग में राउंड लेने आता था जब वो कुछ बेचने के लिए आता था उन ब्रेड्स को और उन बेंगल्स को। तो एक बार वो शाम को जब उनको बेचकर अपने घर वापस जाता था तो वो 2 बार उनको मिलता था। बेकर्स वुड एंटर विद ए झंग झंग साउंड विद ए बास्केट ऑन हिज हेड। जो बेकर होता है वो किसके, जो एक झंग झंग की जो साउंड होती है वो पेश करता हुआ आता था, यानी कि झंग झंग करता हुआ आता था जब वो गांव में प्रवेश करता था। एंड विद ए ऑन हिज हेड, उसके और एक बास्केट होती थी, उसके सर पर एक बास्केट होती थी जिसको वो पकड़े हुए होता था एक हाथ से। द जिंगलिंग थर्ड ऑफ हिज बैम्बू यूज टू वेक अप द चिल्ड्रंस फ्रॉम देयर स्लीप। जो वो साउंड होती थी, जो वो जिंगलिंग की जो साउंड होती, जो झंझंग करता हुआ जो आता था उस बम्बू को, यानी कि उस बांस की डंडी को ज़मीन में थर्ड यानी कि ज़मीन में मारता था और उसे जिंगलिंग की आवाज़ निकलती थी। तो जो वो आवाज़ होती थी वो जगा देती थी किनको, उन सभी बच्चों को जो अपनी नींद में सो रहे होते थे। वो सुबह उस झंझंग की आवाज़ को सुनकर उठ जाते थे। मैरिज एंड सेरेमनी वर मीनिंगलेस विदाउट केक्स एंड बॉलिंग हाउस। जो मैरिज होती थी, जो शादियां होती थी, और जो सेरेमनी यानी कि कोई भी एक जो ओकेजन होता था, अवसर होता था कोई, तो उस वो सभी क्या मीनिंगलेस थे, उनकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं थी, उनका कोई मीनिंग नहीं था अगर उनमें केक्स नहीं होती थी और बॉलिंग हाउस नहीं होता था। तो ये केक और बॉलिंग हाउस नहीं होते थे तो उस मैरिज की या कोई जो एक सेलिब्रेशन होती थी उसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं होती थी। द बेकर्स हैड द पेक्यूलियर ड्रेस नॉन एज कबाई। यानी कि जो बेकर होते थे वो जो एक स्पेशल ड्रेस पहनते थे जिसको कबाई नाम से जाना जाता था। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक
वह एक सिंगल पीस होता था लंबे फ्रॉक का, रीचिंग डाउन टू द नी, वो जो उनके घुटनों तक पहुंच रहा होता था, इतना लंबा होता था, वो एक सिंगल पीस होता था। बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ द मंथ, जो बेकर होते थे वो आमतौर पर जो अपना बिल होता था वो मंथ के आखिरी दिन में इकट्ठा करते थे, यानी कि अपने जो पैसे होते थे जो उधार करते थे वो उनको मंथ के लास्ट डे में इकट्ठा करते थे। मंथली अकाउंट्स वर रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, जो मंथली रिकॉर्डेड होता था वो रिकॉर्ड होता था वो एक पेंसिल के साथ एक दीवार पर लिख दिया जाता था। बेकिंग वाज ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन, जो बेकिंग होता है यानी कि बेकर का जो व्यापार होता था, बेकिंग होता था, वो प्रोफेशन होता था, वो प्रॉफिटेबल यानी कि लाभकारी होता था। द प्लम फिजिक ऑफ बेकर्स वाज एन ओपन टेस्टोमोनी टू दिस, जो ये प्लम्प यानी कि उनके जो मोटे ताजे जो शरीर थे वो इस बात के खुले प्रमाण थे, यानी कि इस बात को खुले साबित करते थे वो कि वो जो व्यापार है उनका जो फायदेमंद रहा होगा। इवन टुडे ए पर्सन विद ए जैक फ्रूट लाइक अपीयरेंस इज कंपेयर टू ए बेकर, जो आज भी हम अगर किसी भी व्यक्ति को इस तरह से मोटे ताजे व्यक्ति को देखते हैं जिसका शरीर जैक फ्रूट की तरह है, जैक फ्रूट यानी कि कटहल के जैसा होता है, तो उसकी तुलना हम एक बेकर से कर सकते हैं। तो इस तरह से आपने एक कई पॉइंट्स याद करने हैं, ज़्यादा नहीं है, सिर्फ 7-8 लाइन ही है, 10 लाइन ही है। इनको आप कर लें पूरे चैप्टर को, अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो सिर्फ इनको ही कर लें। वैसे करना तो आपको पूरा चैप्टर चाहिए, लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं किसी कारणवश तो आप केवल इनको ज़रूर कर लें, इन लाइनों को ज़रूर कर लें, ताकि आपको पूरा चैप्टर की समरी है जो याद हो जाए। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन भी दिए गए हैं, 6 क्वेश्चन दिए गए, तो उन 6 क्वेश्चनों को हम करते हैं। व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, यानी कि जो जो एल्डर्स होते हैं जो गोवा में जो रहते हैं, अपने बुजुर्ग होते हैं, वो अपनी किन पुरानी यादों के बारे में जिक्र करते हैं। तो क्या बताया गया है, इसका आंसर है द बेकर्स इन गोवा आर नॉस्टैल्जिक अबाउट गुड ओल्ड प्रोटिग्यूअस डेज, जो एल्डर्स होते हैं जो बेकर्स होते हैं वो अपने पुराने दिनों के यानी कि जो अपने पुराने पुर्तगाली दिनों के हैं को अच्छे जो दिन थे उनको याद करते हैं। एंड देयर फेमस लवेस ऑफ रेड, और उनकी जो अपनी पुरानी दिनों की जो यादों के साथ साथ जो उनकी फेमस लोवेस होती हैं, ब्रेड ऑफ लोवेस होती हैं, उनको वो याद करते हैं, उनका जिक्र करता है, उनका वर्णन करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द बेकर कॉल्ड, जो बेकर होते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है, उनको क्या कहा जाता है, पडेर नाम से जाना जाता है, इसका आंसर है पडेर। क्वेश्चन नंबर 3 का है व्हेन वुड द बेकर्स कम एवरी डे, जो बेकर्स होते हैं वो कितने दिन मतलब दिन में कितनी बार आते हैं। वाही डिड द चिल्ड्रंस रन टू मीट हिम, और जो चिल्ड्रन यानी बच्चे होते थे वो उनसे मिलने के लिए क्यों दौड़ पड़ते थे। तो इसका आंसर है द बेकर वुड कम ट्विस ए डे, जो बेकर्स होता है वो दिन में 2 बार आता था। यहाँ पे वुड का प्रयोग हम पास्ट टेंस के लिए करते हैं और विल का हम करते हैं फ्यूचर टेंस के लिए, तो इसलिए हमने यहाँ पे वुड का प्रयोग किया गया है। तो 2 बार आता था। द चिल्ड्रंस रन टू मीट हिम फॉर स्वीट ब्रेड बेंगल्स, और जो बच्चे थे वो इसलिए दौड़ते थे उसको मिलने के लिए ताकि वो स्वीट ऑफ ब्रेड बेंगल्स को प्राप्त कर सकें, उनको खास के उनसे ले सकें बेकर से। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, व्हाट डिड द बेकर्स वियर, जो बेकर्स होते हैं वो क्या पहनते थे। दो बेकर्स होते थे गोवा में क्या पहनते थे, इसका आंसर है कवई पहनते थे, वो द हाफ पैंट पहनते थे। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या है, वेयर वर द मंथली अकाउंट्स ऑफ द बेकर्स रिकॉर्डेड, जो बेकर्स थे वो अपना मंथली अकाउंट्स है वो कहाँ पर रिकॉर्ड करके रखते थे। तो ऑन द वॉल इन पेंसिल, तो आप यहाँ पे इसका आंसर लिख सकते हैं ऑन द वॉल विद द पेंसिल, यानी कि दीवार पर रखते थे, किसके साथ लिखते थे, पेंसिल के साथ लिखते थे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, व्हाट वाज द इम्पोर्टेंस ऑफ द बेकर्स इन गोवा, जो बेकर्स थे गोवा में उनकी क्या इम्पोर्टेंस थी गोवा में। तो इसका आंसर क्या है, द मैरिजेज वर मीनिंगलेस विदाउट स्वीट ब्रेड और द बॉल, जो मैरिज होती थी वो मीनिंगलेस होती थी, यानी कि जो अगर कोई शादी होती है और उसमें स्वीट ब्रेड या द बॉल्स नहीं है तो वो शादी कोई इम्पोर्टेंस नहीं रखती थी, वो मीनिंगलेस होती थी। केक एंड स्वीट्स ब्रेड वर ए मस्ट फॉर
क्रिसमस एंड अदर फेस्टिवल्स। जो केक होते थे और जो स्वीट ब्रेड्स होते थे वो बहुत ज़रूरी होते थे, किसके लिए? क्रिसमस के त्यौहार पर और अदर फेस्टिवल पर। ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट थी। तो इस तरह से स्टूडेंट आपने केवल इन की पॉइंट्स को याद करना है। इनको याद करेंगे तो इसी में से ये क्वेश्चन बनाए गए हैं, तो आपका रिवीजन भी होता जाता है इससे। तो आपको सिर्फ इनको याद कर लेना है। तो ज़्यादा लाइनें नहीं है, सारी 15 लाइनें होंगी मुश्किल से। तो आप इनको कर लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा आपके लिए, आप एग्ज़ाम में इनको लिख सकते हैं। आशा है कि ये चैप्टर्स आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो स्टूडेंट, अगर आपने अभी तक भी मेरे इस यूट्यूब चैनल अपना फ्यूचर.com को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको एक बार सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आपको आने वाली न्यू चैप्टर्स या न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसको देख सकें। तो स्टूडेंट, ये चैनल आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होगा, आप इससे बहुत ही कुछ सीख सकते हैं। तो गाइज़, इस पोस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बी पॉजिटिव गाइज़।